everyone, I'm Shweta and welcome you all to our YouTube channel. Today we are going to start chapter 15 of class 10th, Our Environment. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम को। हाउ वी विल डिफाइन इट। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट में हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल। तो जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है इन्हें मिलाकर हमारा इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम का जब हम एग्जांपल देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे फॉरेस्ट, पॉन्ड, गार्डन, एक्वेरियम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। एक तो होता है मैन मेड इकोसिस्टम और दूसरा होता है नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम मतलब वो इकोसिस्टम जिसे ह्यूमन ने क्रिएट किया है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल क्रॉपलैंड, एक्वेरियम, गार्डन, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। जब हम नेचुरल इकोसिस्टम को देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल 2 इकोसिस्टम होते हैं। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में इकोसिस्टम है, तो इसमें 2 इकोसिस्टम आता है। एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा मराइन वाटर इकोसिस्टम। तो हम मराइन वाटर में देखेंगे कि सी और ओशियंस आते हैं और फ्रेश वाटर में रिवर, लेक, पाउंड, ये सब आते हैं। अब हम चलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरफ। तो हम देखेंगे इसमें भी बहुत वैरायटी है। लैंड इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे, जिसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड आते हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो कि बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोज़र होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, जो कि सबके लिए फूड अवेलेबल करवाते हैं, जो बेसिक सोर्स ऑफ फूड है। और कंज्यूमर वो जो या तो डायरेक्टली प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं या इनडायरेक्टली उन पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स आते हैं। और तीसरा हम देखेंगे डिकम्पोज़र्स, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे एबायोटिक फैक्टर। तो हम इसमें देखेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक फैक्टर। फिजिकल में हम देखेंगे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब कंपोनेंट्स हैं। और क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब मिलाकर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फिर हम देखेंगे कि इकोसिस्टम में दो प्रोसेस हैं जो चलते रहते हैं। एक तो एनर्जी फ्लो और दूसरा बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब न्यूट्रिएंट का मूवमेंट, सॉइल से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, फिर अगेन डिकम्पोज़र उसे डिकम्पोज करके फिर से सॉइल में डालते हैं, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। और दूसरा एनर्जी फ्लो, जो सन से प्लांट एनर्जी गेन करते हैं, प्लांट से अगेन एनिमल एनर्जी गेन करते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल है। जो ट्रॉपिक लेवल पे होंगे वहाँ पे ये एनर्जी फ्लो ख़त्म हो जाता है। फिर अगेन हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा था उसका बेसिक मीडियम क्या है। तो उसका बेसिक मीडियम है फूड चेन। फूड चेन है क्या? It is a series of each organism depend on the next as a source of food। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए। पहले प्लांट है तो प्लांट को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया। तो इसी तरह ये फूड चेन फॉर्म करता है। और इसमें हम देखेंगे कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉपिक लेवल।
जो भी फूड चेन का एक लेवल है, जो भी फूड चेन का स्टेप है, उसमें हम देखेंगे पहले लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा। उसके बाद अगेन जो हर्बीवोर्स है वो अनदर ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, और इसमें हम देखेंगे जो ऑटोट्रॉप है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस डायग्राम में कैसे फूड चेन को हम देख सकते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में या फिर डिफरेंट व्यूज़ में। तो पहला हम देखते हैं कि कॉर्न है। कॉर्न का एक प्लांट है जिसमें हम देख सकते हैं कि रैट उसको खा रहा है, फिर उसके बाद कोई बर्ड है, ईगल या ऑल, वो उसको खा रहा है। दूसरा हम देख सकते हैं कि कैरेट है, उसको रैबिट ने खाया, फिर उस रैबिट को फॉक्स ने खाया और फॉक्स को लायन ने खाया। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर उस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, और उस फ्रॉग को एक पाइथन ने, और एक ईगल ने उस पाइथन को खाया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक प्रोड्यूसर से कैसे हर्बीवोर्स और फिर कार्निवोर्स अपने एनर्जी को इंटेक करते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जी फ्लो। जो अभी हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा था, ये फूड चेन में हमने ऐसा देखा, तो इसके साथ एनर्जी भी फ्लो कर रहा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज़ डायरेक्शनल एंड डिपिक्टिंग इट्स डायरेक्शन एंड अमाउंट। तो हम देखेंगे कि ये एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल होता है, और इसका अमाउंट भी फिक्स होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगा। और हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फिर उससे उसमें कम होती है। तो ये डिपेंड करता है, एक लॉ है हमारे पास 10% लॉ, उस पे कि फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ से अगर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को हम कंपेयर करें तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र होती है। अगेन उस 10% में से ओनली 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए एनर्जी हम देखेंगे कि धीरे धीरे कम रहा है, और इसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी से देख सकते हैं, जो कि हमेशा अपराइट होता है। मतलब ऊपर जो हायर टॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं उन तक जो एनर्जी पहुंचती है वो सबसे कम पहुंचती है। फिर हम देखेंगे ट्रॉपिक लेवल को। तो हमने अभी जो डिस्कस किया ये उसी का डायग्राम है। एक प्लांट जो भी प्रोड्यूसर है वो सन से एनर्जी लेते हैं, जो कि ओनली 1% होता है। और इसके बाद जो हम देखते हैं 10% लॉ, तो वो यहाँ पे काम करता है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो 10% ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्राइमरी कंज्यूमर को, और वहाँ से 10% जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर के, और वहाँ से टर्शियरी कंज्यूमर को ओनली 10% जाता है। फिर हम इसके बाद देखेंगे जो फूड चेन में हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का ये न्यूट्रिशन है, मतलब एक स्टेप से दूसरे लेवल तक जाता है। तो इस बीच में क्या होता है कि अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर कोई टॉक्सिक एलिमेंट लाइक हेवी मेटल जैसे कि मरकरी, आर्सेनिक अगर फूड चेन के किसी भी लेवल में इंटर करता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे अफेक्ट करता है, अक्यूमुलेट होते जाता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन है, तो जितना वो हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब बढ़ते जाना, और बायो मतलब लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बढ़ते जाता है, और इसे हम बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। फिर हम देखेंगे फूड वेब। तो जो फूड चेन था उसका एक वेब बन जाना, मतलब इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जो फूड चेन है वो इंटरकनेक्ट कर गए आपस में, तो हम उसे फूड वेब कहते हैं। हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कैसे इस पहले वाले पार्ट में लायन दो फूड चेन का पार्ट है, और अगेन हम दूसरे वाले में देख सकते हैं कि कैसे एक
कितने सारे फूड चेन मिलकर फूड वेब बना रहे हैं। तो हम रियलिटी में देखेंगे तो फूड वेब ज़्यादा रियलिस्टिक है एज़ कम्पेयर टू फूड चेन। फिर हम देखेंगे कि ये तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और न्यूट्रिएंट साइकिल हम देखें इसमें। उसके अलावा हम जो प्रोसेस अपने इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। तो हम लोग जो भी इन्वायरमेंट में प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे कि एयर पॉल्यूशन अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये इस टाइप के सारे पॉल्यूशन। साथ ही हम देखेंगे गार्बेज मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इसमें से ओजोन लेयर डिप्लेशन और गार्बेज मैनेजमेंट आज डिस्कस करेंगे। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है, जो हमारा अर्थ है, वो एक ओजोन लेयर से प्रोटेक्टेड है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन जो है वो यूवी रेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। किस ह्यूमन के डायरेक्टली कांटेक्ट में अगर वो आते हैं तो वो बहुत टाइप के डिजीज़ करेंगे और बहुत अलग अलग म्यूटेशन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं यूवी रेज, अगर वो डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए या फिर हमारे अर्थ पे और भी ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स है, सबको वो अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वो ओजोन लेयर जो है वो हमें इससे प्रोटेक्ट करता है। और ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जो उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल CFC सबसे बड़ा कारण है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। हम जो पहले रेफ्रिजरेटर यूज़ करते थे उसमें बहुत ये पाया जाता था, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस में CFCs का यूज़ होता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम CFC का यूज़ कम करें ताकि हमारा ओजोन लेयर बचे और हमें स्किन कैंसर इस टाइप के डिजीज़ ना हो, या फिर प्लांट या एनिमल्स इससे अफेक्ट ना हो। अब दूसरा हम देखेंगे गार्बेज मैनेजमेंट। तो गार्बेज मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आता है उनके डिस्पोजल के, जब वो वेस्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें थ्रो कर देते हैं, कहीं भी थ्रो कर देते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो जैसे कि हम प्लास्टिक को देख सकते हैं, प्लास्टिक को डिकम्पोज कर दिया सॉइल में, और जबकि जानते हैं हम कि प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, इससे सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। गार्बेज है हमारे पास, उसको हम सही से डिकम्पोज करें। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप में है सबसे पहला सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट कर दें कि कौन किस टाइप का वेस्ट है, कि उसे हम डायरेक्टली सॉइल में डिकम्पोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम उससे चेक करेंगे कि वो कुछ और रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो उसे किस तरह से डिकम्पोज किया जाए, वो केमिकल वेस्ट है तो किस तरह से डिकम्पोज किया जाए। तो हम सारे को पहले सेपरेट करेंगे, फिर हम सारे ह्यूमंस के मतलब सारे पॉपुलेशन के पास से वो वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे लोकेशन तक, उस लोकेशन तक जहां हमें उसे डिकम्पोज करना है। और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें केमिकल है तो वो उसको डिकम्पोज करने से पहले हमें उसे ट्रीट करना होगा ताकि वो केमिकल डायरेक्टली एयर में जाके एयर पॉल्यूशन ना करे या सॉइल में जाके सॉइल पॉल्यूशन ना करे। तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, मतलब कोई सब्सटेंस ऐसा भी हो सकता है
जिसका हम प्रोसेसिंग करके उसे रिसाइकल करें। के बाद भी बहुत जो वेस्ट बचे तो हम सारे वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जो हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं उन्हें बचाना होगा। जितना कम हम यूज़ कर सकते हैं उतना कम हम यूज़ करें। हाँ, उसके वेस्टेज को रोकें, कहीं लीकेज हो रहा है तो रोकें। गार्बेज जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उसे सही से डिकम्पोज करें। तो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हमारा खुद कंसर्न होना चाहिए कि हम उसे कैसे बचाएं। हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें खुद ही अफेक्ट करती है। सो वी शुड अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। और इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।